नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जूम बैठक में। और ये उन्मुखीकरण कार्यक्रम, ओरिएंटेशन का कार्यक्रम, ये हमारी नेशनल कमेटी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की पूरी तरह से महत्वाकांक्षी योजना है। चलिए शुरुआत करते हैं बगैर किसी विलंब के। WGI संवाद, पत्रकारिता के दिग्गजों से सीधा संवाद, ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम के इस आगाज पर मैं अमित रंजन, राष्ट्रीय महासचिव, आप तमाम वेब पत्रकार साथियों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद कौशल जी का, नेशनल कमेटी के तमाम पदाधिकारियों का, हमारे WGSA के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी साहब का और तमाम सज्जनों का स्वागत करता हूं। बगैर किसी विलंब के मैं आज के संवाद का जो प्रस्थान बिंदु है, आज का दिन, तो आज के संवाद में जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सामने मुखातिब हो रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी। प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी पूर्व महानिदेशक हैं भारतीय जनसंचार संस्थान के, पूर्व कुलपति हैं माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के। आप देश के लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकारिता के गुरु, संपादक, पत्रकार और लेखक हैं। और आज जिस विषय पर आप लोग कृपया अपना अपना माइक बंद ऑफ कर लें, अब जिसको कहा जाएगा वही माइक ऑन करेंगे। तो आज जिस विषय पर संजय जी अपनी बात रखेंगे, हमें उन्मुख करेंगे, वह विषय हम लोगों ने अपनी ओर से भले रख रखा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस पूरे विषय के विशेषज्ञ वो स्वयं हैं। खबर और खबर नवीश, दशा और दिशा। आज आपको पत्रकारिता के संक्षिप्त इतिहास में, आज की वर्तमान परिस्थिति में वेब पत्रकारों की चुनौतियों और क्या सुधार की संभावनाएं हैं, इन सारी बातों को जानने समझने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपको बता दूं कि अब से तुरंत हमारे अध्यक्ष महोदय आएंगे और वो स्वागत भाषण प्रस्तुत करेंगे, अपनी बात रखेंगे। उसके बाद सीधे संजय द्विवेदी आप लोगों के साथ रूबरू होंगे, जो 20 से 25 मिनट का ये उनका संबोधन होगा। और उसके बाद 10 मिनट का सेशन है वो क्वेश्चनायर के लिए। आपकी जो जिज्ञासाएं होंगी, उन जिज्ञासाओं को आप बारी बारी से रखेंगे या कमेंट बॉक्स में लिखते चलें। संजय जी अपनी बात खत्म कर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपकी जिज्ञासाओं का शमन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम आधिकारिक रूप से। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा तुर्क और दिल में अपने जमाने भर का दर्द रखने वाले आनंद कौशल को आहूत करता हूं स्वागत भाषण के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल साहब। धन्यवाद डॉक्टर अमित रंजन जी, राष्ट्रीय महासचिव वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आज के इस संवाद कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम वेब जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी के चेयरमैन, वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में, जैसा कि विषय आपने अभी लोगों के साथ साझा किया है, ज्यादा विषय वस्तु पर हम ना आते हुए हम सीधे सम्मान करेंगे पहले WGSA का। जो पदाधिकारी अगर हमारे WGSA के जुड़े हैं, तो सबसे पहले प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का हृदय के अंतर गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस आयोजन में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। श्री ओम प्रकाश यादव जी, WGSA के सदस्य, श्री ध्रुव गुप्त जी, कथाकार, कवि, पूर्व ब्यूरोक्रेट, अगर वो आयोजन में जुड़ते हैं तो उनका भी अभिनंदन है। अभी जैसा कि अभी नहीं दिख रहे थे इस संवाद कार्यक्रम में। इसके साथ श्री किंकर कुमार जी, हमारे मानद सदस्य विधि, श्री उदय चंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, मानद सदस्य,
WJSA और डॉक्टर अमित रंजन जी, जिन्होंने भी सबसे पहले संबोधन किया। विषय वस्तु जिस तरह से आपने चर्चा की है, ये संवाद कार्यक्रम पत्रकारिता के एक जो बौद्धिक स्तर है हमारे वेब जर्नलिस्ट, जो पत्रकारों का, वेब पत्रकारों का, उनका ये बौद्धिक जो है संवर्धन का ये कार्यक्रम है। और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से वो बहुत कुछ सीखेंगे और अमल में लाएंगे अपने अपने रोजाना के अपने कार्य प्रणाली में। तो सीधे हम विषय वस्तु पर जाते हैं और एक बार फिर से हम तमाम WJAI के पदाधिकारियों का, मानद सदस्यों का, इनसे जुड़े अगर वैसे भी पत्रकार हैं जो बाहर से जुड़े हुए हों, तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी से आग्रह करते हैं कि संवाद जो हमारा कार्यक्रम है इसे शुरू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। और जैसा कि अध्यक्षीय आदेश है, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा देश के जाने माने पत्रकारिता गुरु, पूर्व महानिदेशक भारतीय जनसंचार संस्थान, पूर्व कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल और 30 से ज्यादा पुस्तकों के लेखक प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी साहब का। संजय द्विवेदी साहब, ये मंच आपका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरी अनम्यूट नहीं किया था शायद आपके जो है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। माननीय आनंद कौशल जी जो अध्यक्ष हैं हम सबके, और महामंत्री जी डॉक्टर अमित रंजन जी, सभी साथी पत्रकार साथी जो जुड़े हुए हैं इस आभासी पटल पर, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत खुशी है कि एक पत्रकार संगठन अपने जो लोग हैं पत्रकार मित्र, उनके प्रतिभा उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए इस प्रकार की चर्चा आयोजित कर रहा है। देखिए, संवाद एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सारा कुछ हमें मिलता है। जब आपस में बातचीत करते हैं तो हमारी विधा का भी भला होता है और हमारा भी भला होता है, क्योंकि सब व्यक्तियों के अपने अलग अलग अनुभव हैं और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ज्ञान क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। मैं आज बोल रहा हूं इसलिए मैं बड़ा हूं, ऐसा नहीं है। आप सुन रहे हैं इसलिए आप, ऐसे नहीं। सबको समय मिलता है और सबका अपना समय होता है। आपने आज मुझे यह अवसर दिया है, कल आपको यह अवसर प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले तो मैं संगठन को बधाई दूंगा कि इतना अच्छा संगठन, मैं तो आपके कार्यक्रम में पटना में भी आया, इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया था। आनंद जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और इतने सारे पत्रकार मित्रों से उस वक्त मिलने का मौका दिया। एक बड़ी अच्छी शुरुआत, क्योंकि पत्रकारों के अनेक संगठन है, किंतु WJAI एक खास विधा को लेकर जो आभासी पत्रकारिता है, जिसका समय आजकल वर्चुअल जर्नलिज्म का समय है, डिजिटल समय है, इस समय को ही डिजिटल समय कहा जा रहा है और इस भारत को डिजिटल इंडिया कहा जा रहा है। एक बदलता हुआ समय है जिसमें डिजिटल पत्रकारों की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पढ़ने का अभ्यास, लोगों के देखने का अभ्यास बदल गया है। अब लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से नहीं तैयार हो रहे हैं, अब वो मोबाइल की चमकती स्क्रीन के माध्यम से तैयार हो रहे हैं। मैं कतई ये नहीं कहना चाहता कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, पर उसका जो मुख्य केंद्र है अब वो वेब मीडिया हो गया है। अब वो वेब माध्यमों के माध्यम से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। वेब माध्यम दरअसल इस समय का सबसे बड़ा स्कूल है। 2008 में आनंद जी, जे गोमेज की किताब आई अमेरिका में। जे गोमेज एक बहुत बड़ा राइटर है। जे गोमेज ने जो किताब निकाली, उस किताब का शीर्षक ही था प्रिंट इज डेड, प्रिंट मर चुका है। उसी 80s के दशक में एक फिल्म आई घोस्ट बस्टर्ड, उसमें एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा है। सेक्रेटरी उससे पूछती है, सर आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रिंट इज डेड, मुझे कुछ पढ़ना नहीं। उस समय बड़ा ठहाके लगे इस बात पे। पर 2008 में जो जे गोमेज की स्थापना है प्रिंट इज डेड, वो कहीं ना कहीं हमें साकार होती हुई दिखती है, क्योंकि डिजिटल माध्यमों की जो तीव्रता है, तकनीक की जो कनेक्टिविटी है, सस्ता जो डेटा है,
और मोबाइल का जो इमर्ज है और स्मार्ट मोबाइल का उसमें तब्दील होना है, उसके बाद पूरी की पूरी हमारी जो पढ़ने की दुनिया है, हमारी जो सुनने की दुनिया है, या हम कहें हमारी कम्युनिकेशन की दुनिया है, संचार की दुनिया है, पूरी की पूरी बदल गई। आज हम डिजिटल समय में रह रहे हैं। इस डिजिटल समय ने हमें जैसा बनाया है या जैसा बनाएगा, हम उसे देख रहे हैं। आज हम एआई के मुकाबले भी हैं, आपने देखा होगा तमाम चैनलों में एआई के माध्यम से काम किया जा रहा है। अब तो एआई एंकर्स भी उतर गए हैं। चीन समेत भारत के तमाम चैनल अब जो है एआई एंकर से खबरें पढ़ पा रहे हैं। एआई एंकर हस्तक्षेप कर रहा है। और हम देखेंगे गांव गली खलिहानों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, जंगलों में मोबाइल लेकर के लोग बहुत सारी चीजें देख और सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो एक बदले हुए समय में WGAI इसकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार के संगठन अगर आगे आकर के काम नहीं करेंगे तो ये जो माध्यम है ये थोड़ा सा उसका सही इस्तेमाल होने की संभावना कम है। और इस नाते बहुत जागरूकता के साथ हमें काम करने की जरूरत है कि हम अपने डिजिटल माध्यमों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे डिजिटल माध्यम हमारे किस तरह से काम आ सकते हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। और आप देखिए ये जो डिजिटल समय हमें किस तरह बना रहा है। आज सभी मीडिया के जो पाठ्यक्रम है देश भर में, उसमें डिजिटल मीडिया एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। अब मोबाइल जर्नलिज्म भी इसमें आ रहा है। मोजो के माध्यम से, मोबाइल जर्नलिज्म के माध्यम से एक पूरी पीढ़ी तैयार हो रही है। OTT के माध्यम से फिल्मों को एक चुनौती प्रस्तुत की गई है। और इंटरनेट का जो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का मार्केट है वो भी काफी विकसित हो रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि भारत का इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट का जो मार्केट है वर्ष 2026 तक 28,234 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट जो है वो 2026 तक 28,234 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। वहीं म्यूजिक, रेडियो और पॉडकास्ट सेक्टर में 2026 तक 11,536 करोड़ रुपए का मतलब व्यवसाय हो जाएगा इसका टोटल। तो हम ये देख रहे हैं कि बड़ा ही अद्भुत चित्र है, क्योंकि ये जो समय है ये 3 V का है। पहला V है वॉइस। जो आप कहेंगे, जो आप बोलेंगे, जिस तरह से आप कहेंगे, उनका महत्व बहुत बढ़ जाएगा। हम तो वैसे वाचिक परंपरा के देश हैं, जहां पर श्रुति स्मृति की परंपरा, जहां हम बोलते हैं और लोग सुनते रहे। और लगातार हमारे यहाँ जो कथावाचक हैं, जो कथा कहने वाले लोग हैं, या जो ज्ञान की चर्चा करने वाले लोग हैं, उनका हमेशा इस समाज में महत्व रहा। अच्छा बोलने वाले, अच्छी बातें करने वाले, अच्छी कथाएं कहने वाले। तो भारत तो एक ऐसा देश है जो दरअसल कहानियों को प्रारंभ करने वाला देश है। आज हम क्या कहते हैं, अपनी खबर को क्या बोलते हैं? खबर कहते हैं स्टोरी। कि हम हमारे संपादक हमसे पूछते हैं आज की तुम्हारी स्टोरी क्या है, ये स्टोरी कहना किसने शुरू किया। इसलिए जितने फॉर्म्स हैं बात कहने के, समाचार कहने के, वो सब स्टोरी हैं। स्टोरी का मतलब एक कथा, एक कहानी को ऐसे कहना कि लोगों को समझ में आ जाए, लोगों को अच्छी लग जाए। और हम कब से कहानियां कह रहे हैं? हमारे जो रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, उपनिषद, ये सब क्या है? ये सब कथाएं हैं, कहानियों के फॉर्म है। यानी दुनिया के हम सबसे पहले किस्सा गो हैं। सबसे पहले कहानियां अगर कहीं रची गई, सबसे पहले कहानी अगर कही गई, तो भारत में कही गई। उपनिषद, ज्ञान, विज्ञान, हमारा सारा हमने अपना ज्ञान कभी ज्ञान के रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया। हमने अपने ज्ञान को कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया, जिसको आप स्टोरी कह सकते हैं। इसलिए हमें स्टोरी कहने की कला मालूम है। स्टोरी कैसे सुनाने हमको पता है। आज हमें इन माध्यमों ने ये व्यवस्था दी है कि हम पुनः उस वाचिक परंपरा से जुड़ सकते हैं, जिसको मैंने कहा V मतलब वॉइस। पहला V, 3 V की चर्चा करूंगा। पहला V वॉइस, यानी जो कहकर के आप प्रकट करेंगे, जिसमें पॉडकास्टिंग भी आती है। शायद आपका चेहरा नहीं आए पर आपकी आवाज आ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, भाषा कहीं ना कहीं हमें रोकती है। अगर उस भाषा को आप पढ़ना नहीं जानते, उसके साहित्य को, उसके अखबारों को, उसके मीडिया को आप नहीं पढ़ सकते अमित जी। किंतु पॉडकास्टिंग के माध्यम से उस भाषा को आप सुन सकते हैं। हिंदुस्तान में या दुनिया में तमाम लोग जो हैं वो हिंदी की देवनागरी लिपि नहीं समझते, पर हिंदी सब लोग समझते हैं। आप उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत जाइए, पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, हिंदी को समझ लेंगे, पर हिंदी का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। इसलिए पॉडकास्टिंग का महत्व बहुत बढ़ गया है। जो हम कह रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल्स के माध्यम से
हमारे वेब मीडिया के माध्यम से इतना सारा साहित्य सुना जा रहा है रोज, वो इसलिए सुना जा रहा है कि वो पॉडकास्टिंग के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध है। तो पॉडकास्टिंग की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉडकास्टिंग अपने आप में हमें अक्षर ज्ञान की असुविधा के बावजूद भी हमारे लाभ करती है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, उन्होंने जब देश से संवाद करने का तय किया तो उन्होंने कोई अखबार नहीं चुना कि मैं सारे अखबारों को इंटरव्यूज दूंगा, उन्होंने टेलीविजन नहीं चुना, उन्होंने आकाशवाणी को चुना, जो पॉडकास्टिंग का सबसे बड़ा माध्यम है। पहाड़ों में, नदियों के किनारे, गिरिवासी, वनवासी, गांव में, जंगलों बसे हुए लोग, शहरों में रहने वाले लोग, हर जगह रेडियो अपनी आवाज पहुंचा सकता है। कम्युनिकेशन की बहुत समझदार समझ रखने वाले प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी को मन की बात के लिए चुना, क्योंकि वो बात कहीं भी पहुंच सकती थी, कितनी दूर तक जा सकती थी। और इस नाते पॉडकास्टिंग का महत्व बहुत बढ़ जाएगा, वॉइस का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी बात है वीडियोस। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है, ये चीन की कहावत है। एक चित्र जो काम कर सकता है वो 1000 शब्द नहीं कर सकते। और इस नाते वीडियोज का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा इस समय का समय ये है, छोटे छोटे वीडियोज, 1-1, 2-2 मिनट के जो वीडियोज हैं वो किस प्रकार से वायरल हो रहे हैं, किस प्रकार से उनकी लाखों करोड़ों में व्यूवरशिप होती चली जाती है, और लोग अपने आप को चर्चित बना लेते हैं, सिर्फ अपने कंटेंट के कारण नहीं। वीडियो की एक शक्ति है, दृश्य माध्यम की एक शक्ति है जो आपको ताकत दे देती है। आनंद जी, आज कहा जा रहा है कि जो रील में नहीं है वो रियल में नहीं है। आपने रील बनाई नहीं बनाई कोई? आजकल बड़े से बड़े नेता भी रील बना रहे हैं, अभिनेता रील बना रहे हैं, पत्रकार रील बना रहे हैं, समाज जीवन के विविध क्षेत्रों के लोग अपनी रील बनाते हैं और प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वीडियोस का अपना एक माध्यम है। पहला मैंने बताया आपको वॉइस, दूसरा वीडियो। वीडियो की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, ये समय का सच है। और इसके बाद है वर्नाकुलर, बहुत हमारे सबके काम की चीज है। तीसरा भी है वर्नाकुलर, वॉइस, वीडियो, वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब यह है जो हमारी भारतीय भाषाएं, उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि आप ये समझिए कि हिंदुस्तान की जो 22 संवैधानिक तौर पर भारतीय भाषाएं हैं, उनका कितना बड़ा, आप बाजार कह लीजिए, ग्राहक कह लीजिए, उपभोक्ता कह लीजिए, प्रेमी कह लीजिए, कितनी बड़ी उसकी ऑडियंस है। एक एक हमारी भाषा, उसको बोलने वाले करोड़ों की संख्या में लोग, आप ये समझिए। हिंदी आज जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें दुनिया की दूसरी भाषा बन चुकी है। पूरे ग्लोब पर हिंदुस्तानी बसता है, और ग्लोब पर जहां जहां हिंदुस्तानी बसता है वहां वहां हिंदी भी उसके साथ गई है। ये कहने में कोई संकोच की बात नहीं है। ग्लोब पर जहां जहां बंगाल का व्यक्ति गया है वो अपनी भाषा को लेकर के गया है। हिंदी के बाद दूसरी बड़ी भाषा हिंदुस्तान की बंगला है। पूरी दुनिया में बंगला के वीडियो, बंगला के अखबार, बंगला का रंगमंच, सब कुछ देखा जा रहा है। देखिए, इस माध्यम ने, इस डिजिटल समय ने हमारी भारतीय भाषाओं को वैश्विक भाषा में तब्दील कर दिया है। हमारी भाषाएं वैश्विक प्रवास पर हैं। हमारी समस्त भारतीय भाषाएं दुनिया में जहां जहां असम का व्यक्ति है वो असमिया लिटरेचर को देखता है, असम के सुबह उठ के अखबारों को देखता है, तमिल के अखबारों को देखता है, वहां के यूट्यूब, वहां के वीडियोस को देखता है। मतलब भारतीय जहां जहां गए हैं वो अपनी भारतीय भाषाओं के साथ गए हैं। वहां वहां डिजिटल माध्यमों के माध्यम से वो अपने अखबारों को, अपनी वेबसाइट्स को, अपने पोर्टल्स को, यूट्यूब चैनल्स को, अपने स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय लोक संगीत को, स्थानीय रंगमंच को, स्थानीय साहित्य को पढ़ने का काम करते हैं। और उसमें अब टैक्स कोई बाधा नहीं है, टैक्स बाधा नहीं है। तमाम अखबार व्यवस्था कर रहे हैं, आपको ये खबर पढ़नी है, उस खबर को आप क्लिक करिए, वो खबर आपको सुनाई पड़ने लगेगी। यानी आपको लिपि का ज्ञान नहीं है, खबर सुन सकते हैं आप। भाषा के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? लिपि का ज्ञान ना होने के नाते उसको आप पढ़ नहीं सकते। अखबार को पढ़ने के साथ अखबार को आप सुन भी सकते हैं, पोर्टल को पढ़ने के साथ पोर्टल को आप सुन भी सकते हैं। खबरें वॉइस के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। ये शब्द की ताकत है, ये शब्द की सत्ता है। सच सही मायने में शब्द की सत्ता अब जाकर के साकार हुई, जिसमें हम कहते हैं शब्द ब्रह्म है। दुनिया के किसी कोने में आप बैठे हैं, इस वीडियो को आप देख सकते हैं जो हम इसमें बात कर रहे हैं। इसको प्रिजर्व कर दिया जाएगा, यूट्यूब पे डाल दिया जाए, किसी चैनल पे डाल दिया जाए, हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाएगा, आप सुन सकते हैं। हमारी अमरत्व का एक तरह से एक प्रमाण भी आपको मिलेगा कि हमारी वाणी कितने समय तक संचित रहेगी। हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारी बातें, हमारी देह भाषा, हमारी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ संचित हो जाएगी। और इसलिए बड़ा ही अद्भुत ये समय है। इस समय के नाते भारतीय भाषाओं को एक बहुत बड़ा मौका मिला। इसलिए मैं कहता हूं ये वर्नाकुलर का भी समय, भारतीय भाषाओं का भी समय है। आप देख रहे हैं किस गति से भारतीय भाषाओं के अखबार,
भारतीय भाषाओं के चैनल, भारतीय भाषाओं के पोर्टल बढ़ रहे हैं। अभी एक फिक्की की एक रिपोर्ट आई है, वो बता रही है कि वर्ष 2023 तक भारत में मीडिया और मनोरंजन के बाजार में जहां प्रिंट मीडिया का रेवेन्यू मात्र 9% बढ़ा है, 9% बढ़ा है, वहीं डिजिटल मीडिया के मामले में यह आंकड़ा 67% पहुंच गया है। यानी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू शिफ्ट है प्रिंट से, आप देखेंगे डिजिटल की तरफ। प्रिंट में हमारा 9% रेवेन्यू बढ़ा, मतलब प्रिंट में बढ़ा, ऐसा नहीं कह सकते प्रिंट का बाजार बैठ गया हिंदुस्तान में। प्रिंट आज भी हिंदुस्तान में कमा रहा है, 9% बढ़ा है, और डिजिटल में आंकड़ा 67% का है। इसी तरह प्रिंट मीडिया की जो रीडरशिप है वो 13% बढ़ी है। हिंदुस्तान का 13% आप जानते हैं क्या होता है, कितनी आबादी का मुल्क है। दूसरी तरफ डिजिटल सब्सक्रिप्शन में 71% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी ये जो आप डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, वेब मीडिया के पत्रकार हैं, आप ये देखिए कि प्रिंट के मुकाबले डिजिटल की ग्रोथ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। बहुत तेजी के साथ डिजिटल ने अपने पदचिन्ह जो है भारतीय समाज में, दुनिया के मंच पर छोड़े। आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। 2025 तक भारत में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वालों की तादाद लगभग 98 करोड़ 98 करोड़ हो जाने की संभावना है। 98 करोड़ हमारे पास स्मार्ट मोबाइल होंगे। ध्यान रखिए, आप बेसिक फोन की बात नहीं करो, स्मार्टफोन हमारे पास होंगे। स्मार्टफोन का मतलब है कि आपका जो डिजिटल का तंत्र है वो लोगों के हाथ में है। यही तो मतलब हुआ आनंद भाई कि 98 अगर करोड़ फोन है, यानी 98 करोड़ आपके उपभोक्ता पहले दिन से तैयार है वेब मीडिया के, डिजिटल मीडिया के। तो 98 करोड़ क्या होता है, कितने यूरोप आ जाएंगे आप कल्पना करिए उसके अंदर। और इस नाते दिसंबर 2023 तक भारत में लगभग 658 मिलियन यानी 60 करोड़ 58 लाख एक्टिव इंटरनेट यूजर्स थे। वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही। इन यूजर्स में 40 करोड़ 67 लाख लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, और इनमें 81% लोग व्हाट्सएप और 76% लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे। और इस नाते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा लोग फेसबुक की तरफ आकर्षित होते हैं। सोशल मीडिया का कुल 78% ट्रैफिक फेसबुक पर आता है, इंस्टाग्राम का 11% और यूट्यूब का 3.2 शेयर ट्रैफिक है। आप ये देखिए कि किस तरह से जो है वीडियोस को लोग देख रहे हैं। जो मैंने आपको कहा वीडियो शक्ति के रूप में हो रहा है। एक दिन में फेसबुक पर 8 मिलियन यानी 800 करोड़ से ज्यादा वीडियोस देखे जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। 800 करोड़ से ज्यादा वीडियोस एक दिन के अंदर देखे जा रहे हैं, 800 करोड़। और एक दिन में सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा 3.2 बिलियन यानी 320 करोड़ से ज्यादा फोटोज को शेयर किया जाता है। एक अलग किस्म की दुनिया बनी है जिसको लोग अभी समझ नहीं पा रहे। उन्हें अंदाजा नहीं है कि इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। और इस नाते बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया के अंदर हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन समाज के अंदर हो रहा है। और इसके नाते हमें योग्य मानव संसाधन खड़े करने की जरूरत है। अच्छे मानव संसाधन खड़े करने हैं जो इस माध्यम की ताकत को समझ सकें, इस माध्यम की आवश्यकता को, इस माध्यम की जरूरत को, इस माध्यम की उपयोगिता को समझ सकें और लोगों को अच्छा कंटेंट दे सकें। आज सबसे बड़ी चुनौती है कि हम कंटेंट तो लगातार बना रहे हैं, रात दिन हम कंटेंट बना रहे हैं, पर वो कंटेंट कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, क्या वो समाज के लिए उपयोगी है, क्या वो लोगों की जरूरत के हिसाब से है, क्या हम सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए तो कंटेंट नहीं बना रहे हैं या सस्ती लोकप्रियता के लिए कंटेंट नहीं बना रहे हैं। उस कंटेंट की समाज की उपयोगिता क्या है, इसको हमको विचार करना पड़ेगा। और इस नाते इस जैसे जो संगठन है, WGAI संगठन है, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो प्रशिक्षित पत्रकारों की पूरी पूरी पीढ़ी तैयार करें, क्योंकि वेब मीडिया और डिजिटल मीडिया की समझ रखने वाले पत्रकारों का आज भी अभाव है। आप देखिए पूरा का पूरा तंत्र जो है डिजिटल पर शिफ्ट हो चुका है, पूरी सरकारें डिजिटल पर शिफ्ट हो चुकी हैं। सरकारें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, सरकारें ट्विटर पर एक ट्वीट करती हैं और आपको वहां से खबरें लेनी पड़ती हैं। बड़े से बड़ा नेता ट्वीट करता है। आज दिल्ली में जीत हुई तो परेश वर्मा जी ने जय श्री राम लिख दिया ट्विटर पे, बाद में बहुत देर में उन्होंने जाके बात की लोगों से। तो ये चीजें होती हैं कि आज जो है सोशल मीडिया जो है, जो वेब मीडिया जो है, इसके माध्यम से बातें हो रही। लोग अपने वीडियो जारी कर देते हैं, अपने उस पर डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देते, अपने पोर्टल्स पर अपना वीडियो जारी कर दिया, अपनी सोशल साइट पर अपना वीडियो जारी कर दिया, अपनी सफाई दे दी। तो ये जो इंटरैक्टिव एक तरह से वातावरण बन रहा है, इसमें बहुत दक्ष और योग्य पत्रकारों की जरूरत है जो वेब मीडिया को एक सही रास्ते पर लेके जा सके, जो उसको एक रास्ता दिखा सके, जो इस समय का उपयोग कर सके। देखिए, क्योंकि इस समय डिजिटल वर्ल्ड ने, डिजिटल मीडिया ने हमें एक विश्व नागरिक के रूप में खड़ा दिया है।
खड़ा कर दिया। आज जो हमारा कंटेंट है वो उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई भूगोल नहीं है। आज भोपाल या पटना छपने वाला अखबार 2 4 5 जिलों के आसपास जाता होगा, पर जैसे वो ई पेपर में तब्दील होता है उसकी रीच बहुत बढ़ जाती है। पटना का रहने वाला व्यक्ति, बेगूसराय का रहने वाला व्यक्ति, गया का रहने वाला व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने शहर का अखबार पढ़ सकता है, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है, हमारे शहर में क्या घटा उस रियल फील को प्राप्त कर सकता है। इस नाते ये जो हमारा, इसको हम डिजिटल समय कहता हूं, ये डिजिटल समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। और इसलिए हमारी जो भारतीय भाषाएं, उनकी जो ताकत बढ़ रही है उसका हमें इस्तेमाल करना हो। आप देखिए भोजपुरी के कितने सारे चैनल, कितने सारे, वो एक जमाने में भोजपुरी सिनेमा का काफी होता, आज भोजपुरी के माध्यम से कितना बड़ा साहित्य दुनिया के सामने जा रहा है। सारी दुनिया में भोजपुरी गायकों को सुना जा रहा है, भोजपुरी के लेखकों को, उनके थिएटर को, उनके रंगमंच को भी देखा जा रहा है। और इस नाते ये जो सारी जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। आज जो प्रिंट का एक ठहराव था, प्रिंट की जो एक वो थी, क्योंकि ये माध्यम इंटरेक्टिव है, इसमें प्रतिक्रिया की सुविधा है। प्रतिक्रिया की सुविधा होने के नाते से आप तत्काल जो है इसके साथ जुड़ जाते हैं। इसका दो ही कारण है, इसमें स्पीड है, इसमें स्पीड है, पहली बात, बहुत गति है, और इसमें प्रतिक्रिया देने की आपको सुविधा है। जैसे आप इंटरेक्टिव होते हैं, आज अखबार भी इंटरेक्टिव बनना चाहता है, उसने सिटीजन जर्नलिज्म का जो कंसेप्ट लाया इसीलिए लाया कि आपकी बात करेंगे। एक जमाने में आपके पत्र वो छापते थे अखबारों के अंदर, तो चिट्ठियां बहुत लिखते थे हम लोग। तो इंटरेक्टिव होने के नाते, गति होने के नाते, स्पीड होने के नाते, अपडेट करने के नाते, जैसे मानिए मैं अखबार में काम करता हूं, अखबार छप के आ गया, अब वो अपडेट होगा अगले दिन छपते छपते होगा, पर डिजिटल पर मैं उपलब्ध हूं, मैं तुरंत अपनी खबर को अपडेट कर सकता हूं, मैं अपनी एक खबर को 10 बार अपडेट कर सकता हूं। ये सुविधा मुझे माध्यम देता है अपडेट रहने का, स्मार्ट रहने का, लगातार परिवर्तित होते रहने का। ये हमें एक तरह से इस माध्यम की स्वयं की विशेषता है, ये हमने नहीं खड़ा किया है, इस माध्यम की स्वयं की विशेषता है कि इंटरेक्टिव है। इस माध्यम की स्वयं की विशेषता है कि ये जो अपडेट किया जा सकता है। इस माध्यम की स्वयं की विशेषता है कि स्पीड है इस माध्यम में। इसलिए इस माध्यम के मानसिक तौर पर जो इस माध्यम से साथ जुड़ सके, एक ठहरा हुआ व्यक्ति, एक खास ढर्रे पर काम करने वाला व्यक्ति इस माध्यम में सफल नहीं हो सकता। इस माध्यम की अपनी जरूरतें हैं, इस माध्यम का अपना तरीका है, इस माध्यम की अपनी भाषा है। ये विशेष भाषा को लेकर के चलने वाला माध्यम, यहां बहुत लेखमालाएं पढ़ने वाला ये माध्यम नहीं है। ये माध्यम सूचना की त्वरा, सूचना की गति को लेकर बढ़ने वाला माध्यम। आप देखा होगा अनेक ऐसे ऐप्स हैं जो 36 शब्दों में, कोई 60 शब्दों में, कोई 62 शब्दों में खबरें कह रहे हैं। कम से कम में कहने का भी ये कहता है, और ये ज्यादा से ज्यादा कहने भी करता है। ये डिबेट भी खड़ी करता है, ये संक्षिप्तता में भी जाता है। इसमें हर प्रकार के माध्यम मौजूद है। अगर आप बहुत संक्षिप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास दर्शक पाठक वर्ग उपलब्ध है, और विस्तार में जाना चाहते हैं उसके लिए भी, जो डिबेट खड़ी करते हैं ऐसे भी आपको लोग दिखेंगे। तो इसके नाते इस माध्यम की शक्ति को, इस माध्यम की सीमाओं को हमें पहचानना है। सीमाएं तभी इसकी पता नहीं कहां तक जाएगा, क्या परिवर्तन होगा। हम एक समय तक इसको न्यू मीडिया कहते रहे। हमारे विश्वविद्यालय में जो डिपार्टमेंट खुला आज के 10 साल पहले, उसका नाम हमने न्यू मीडिया रखा, जी, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो कई लोग उन्होंने कहा कि कब तक न्यू रहेगा, आज एआई आ गया, तो न्यू भी कब तक न्यू रहेगा। जो रोज अपने को परिवर्तित कर रहा है, जो माध्यम रोज अपने को अपडेट कर रहा है, जिस माध्यम में रोज कुछ ना कुछ संभावना बनी हुई है, वो माध्यम को न्यू कहना भी ठीक नहीं। इसलिए इसको हमने फिर बाद में डिजिटल मीडिया कहना शुरू किया, डिजिटल मीडिया कहना शुरू किया, क्योंकि न्यू तो रहा नहीं, क्योंकि पुरानी बात हो गई। आज जो है, कौन है जो डिजिटल नहीं है, किसके हाथ में डिजिटल नहीं है, कौन डिजिटली कनेक्ट नहीं है। हमारे फोन जो है अगर हमारे पास है तो हम अपना सारा आर्थिक क्रिया व्यापार, अपनी रेलवे की टिकट्स, अपनी जहाजों की टिकट्स, अपनी लगभग आप देखेंगे ज्यादातर जिंदगी हम इसी से कर रहे हैं। आज अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, आपका सब्जी वाला करता, आपका जो कपड़े धुलने वाला करता, सभी कर रहे हैं। फोन नंबर ने कैसी क्रांति की है, किस तरह से लोग जुड़े हैं। हर मतलब जिंदगी ही आपकी डिजिटल हो गई, आप ये कह सकते हैं। अब सिर्फ डिजिटल मीडिया नहीं रहा, हमारी जिंदगी डिजिटल है, हमारी जिंदगी डिजिटल हो गई है। और डिजिटल के माध्यम से हम अपनी जिंदगी को ज्यादा आसान बना रहे हैं, उससे हमारी जिंदगी को ज्यादा आसान बनाया है। अलग तरह का डिजिटल वर्ल्ड बना है, और इसमें ऐसी थोड़ी बहुत बाधाएं तो आ सकती हैं, पर अपने आप में डिजिटल ने एक पूरी दुनिया को कनेक्ट किया है। हम एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, एक पूरी दुनिया हमारे साथ कनेक्ट हुई है। एक अलग तरह का संवाद, एक अलग तरह का कम्युनिकेशन विकसित हुआ है, जहां बहुत सारी संस्कृतियां मिलकर के एक कल्चर मिक्स भी पैदा कर रही हैं। और इस समय का लाभ लेते हुए, इस समय को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है।
आदरणीय जी श्रीमान प्रोफेसर को साहब। नमस्कार। मैं अनूप नारायण सिंह पटना से। मेरा एक सर सवाल है, मैंने आपका पूरा स्पीच सुना और काफी ज्ञानवर्धक रहा। मेरा आपसे सर जी एक जी छोटा सा सवाल है कि जो नए डिजिटल मीडिया के क्रिएटर हैं या पत्रकार हैं, उनको प्रशिक्षण की कितनी जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि इसके साथ टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, इसके साथ भाषा जुड़ी हुई है, और इसके साथ जो है समाज पर इसका क्या प्रभाव वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, कि इम्पैक्ट जुड़ा हुआ है। और क्योंकि बड़ा ही तुरंत प्रभाव करने वाला माध्यम है, इसमें भाषा के साथ टेक्नोलॉजी के साथ अगर हमारी ट्रेनिंग नहीं होगी तो इस माध्यम का हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ना सिर्फ हमें अच्छा कंटेंट बनाना है, बल्कि अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाना है और लोगों तक इसको पहुंचाना है। तीन मैकेनिज्म है, आप समझिए। जैसे प्रिंट में हमारा काम सिर्फ अच्छी भाषा से चल जाता था, यहां हमारा सिर्फ अच्छी भाषा से काम नहीं चलता, हमें उसकी टेक्नोलॉजी की भी समझ भी होनी चाहिए उतनी ही ज्यादा जितनी हम कंटेंट क्रिएशन में आप जितनी परिश्रम करते हैं। इसके साथ साथ इसको पहुंचाने अलग एल्गोरिदम है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि हमारा कंटेंट कैसे लोगों तक पहुंच सकता है, किस प्रकार के हैशटैग हों, किस प्रकार के विचार हों, कैसी भाषा हो, किस प्रकार से हम लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच सकते हैं, किस प्रकार के हम शीर्षक लगाएं जिसके आकर्षण में तत्काल लोग हमारे उस पर आए। तो इसमें बहुत सारा, इसमें पत्रकारिता भी है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है, इसमें भाषा भी है, इसमें तकनीक भी है। तो एक बहुत बड़ी दुनिया डिजिटल की बनती है और इसमें प्रशिक्षण निश्चित रूप से अनिवार्य है। बिना प्रशिक्षण के इस विधा को अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, लोग सीख सीख कर भी सुजान होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, तो भी एक व्यवस्था है अपने। ऐसा नहीं कि लोग सीख करके नहीं कर सकते, या लोग आजकल ऑनलाइन भी चीजें सिखाने वाले लोग हैं। इस डिजिटल मीडिया की सबसे अच्छी सुविधा है कि आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग बताने पढ़ाने वाले मिल जाते हैं। तो अगर आप कोई सीधा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते, प्रशिक्षण कार्यक्रम में नहीं जा सकते, किसी कार्यशाला में नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन भी आपको टूल्स के बारे में, भाषा के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में सिखाने वाले लोग मौजूद हैं। आप उनसे सीखिए, पर सीखिए जरूर, समझिए जरूर, क्योंकि ये माध्यम नित्य बदलने वाला माध्यम है। ये एक ठहरा हुआ माध्यम नहीं है, ये रोज बदल रहा है। रोज बदल रहा है, इसलिए इसमें आपको कुछ ना कुछ नया इनपुट देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप समाज के लिए एक उपयोगी कंटेंट का निर्माण कर पाएंगे। जी हाँ प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो हमारे वेब पत्रकारों को ये जानना चाहिए, क्योंकि अनूप जी ने जो बात कही कि पत्रकारिता में अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रशिक्षित नहीं है। एक बड़ा तबका ऐसा है, ये वास्तविकता है, इसे हमें तहे दिल से स्वीकार करना है। अभी सूचना और समाचार के बीच का बेसिक फर्क भी उन लोगों में, बहुतायत लोगों में नहीं है। और तो सूचना और कब कैसे समाचार बनती है, किन प्रक्रियाओं के दौर से गुजरना होता है, थोड़ा सा इस पर अपनी बात रखते हैं। जी देखिए, ऐसा है कि देखिए, दो अगर शब्द हैं तो उनके दो अर्थ भी होंगे। दो शब्द जो है समान अर्थ ध्वनित नहीं कर सकते, और इसलिए अगर सूचना और समाचार की बात हो रही है तो दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। सूचना का मतलब यह है कि सूचना कोई भी दे सकता है। एक सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन है जो समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को दी जा सकती है, उसमें कोई रोक नहीं है, आप दीजिए, बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं, जब हम न्यूज कहते हैं, जब हम समाचार कहते हैं, तो एक प्रोसेस चीज है, प्रोसेस करके दी जाने वाली चीज न्यूज है, समाचार है, खबर है। जब तक वो एडिटेड नहीं है, जब तक वो प्रोसेस नहीं है, तब तक वो सिर्फ सूचना है। कोई संपादक जब उसको एडिट करेगा, उसके वेरिफिकेशन करेगा, उसके तथ्यों की जांच करेगा, जांच पड़ताल के बाद सभी पक्षों का तथ्य उसमें डालने के बाद, उसका वेरिफिकेशन करने के बाद जो चीज पक्के निकलेगी वो खबर है, वो सूचना है, और वो न्यूज है। वो न्यूज है, उसके पहले वो सूचना थी। एक खबर में बहुत सारी सूचनाएं शामिल हो सकती, बहुत सारी सूचनाओं को लेकर के हम एक खबर गढ़ते हैं। इसलिए सूचना की जो सत्ता है उसके बजाय हमें खबर की सत्ता के लिए काम करना है, क्योंकि हम खबर नवीस कहे गए, हम पत्रकार कहे गए, हम अखबार वाले कहे गए। यानी हमारी जो सूचना है वो प्रोसेस के बाद गुजरती है और खबर बनती है। और इसलिए खबर पकी हुई चीज है। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं कि गन्ने का रस है, गन्ने के रस के बाद फिर खाड़ बनती है, उसके बाद फिर गुड़ बनता है। खबर जो है गुड़ है, और सूचना गन्ने का रस है कि जो निकला वो आपने परोस दिया उसको उसी तरह से तरल पदार्थ के रूप में। कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, कुछ उसमें जोड़ना घटाना पड़ेगा, कुछ उसमें नए तथ्य शामिल करने पड़ेंगे, जो उसमें हवाबाजी उसको गायब करना पड़ेगा।
और इसके नाते संपादन का बहुत महत्व है। संपादित होने के बाद ही कोई चीज खबर बनेगी, ये ध्यान रखिए आप। अगर संपादन की व्यवस्था नहीं है, उसका सुसंपादन नहीं हो रहा है, और सिर्फ आपके मन में भाया, आपने जो कर दिया, जगीरा डाकू कहता है चाइना गेट फिल्म में, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया। ऐसे पत्रकारिता हो रही है, होनी भी चाहिए, कोई रोक नहीं सकता लोकतंत्र में। आप किसको मना कर सकते हैं? जिसके मन में जो आ रहा बोल रहा है, मुंह है, कैमरा है, मोबाइल है, बोले जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं बत्ती, बिना किसी आधार के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी तथ्य के। कोई आपको रोक नहीं रहा। जब तक आप फंस ना जाओ तब तक उसका खतरा पता नहीं चलता। पर जिस दिन आप फंस जाते हो, जिस दिन आपको कोई नुकसान हो जाता है, कोई पीछे पड़ जाता है, फिर आपको उसके लिए जवाबदेह भी होना पड़ता है। खबर के साथ जवाबदेही जुड़ी हुई है, खबर के साथ प्रामाणिकता जुड़ी हुई है, खबर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। खबर समाज के लिए है, सूचना किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है, कानाफूसी भी हो सकती है, उनके कान में कह दिया, वो कह दिया। तो इस नाते जो इस समय जो खतरा है, वो जो फेक न्यूज की बात कही जा रही है, उसमें फेक न्यूज भी है, उसमें हेट न्यूज भी है, उसमें पेड न्यूज भी है। हेट न्यूज घृणा पैदा करती है, दो समाजों के बीच में लड़ाती है, लोगों को लड़ाती है। फेक न्यूज है आप हवा फैलाते हैं, हेट न्यूज पैदा करते हैं। तो ये सारे चीजों से बचकर चलना है, तभी हम एक अच्छी पत्रकारिता कर पाएंगे। देखिए, हम डिजिटल पे हो, प्रिंट में हो, टेलीविजन पे, किसी माध्यम पे हो, पत्रकारिता नहीं बदलती, ये ध्यान रखिए। पत्रकारिता के मूल्य वही रहेंगे, पत्रकारिता के जो स्टैंडर्ड है, पत्रकारिता के जो बेंचमार्क हैं, वो वही रहेंगे। पत्रकारिता काम ही सत्यान्वेषण है। जिन सबने सत्य का मार्ग छोड़ दिया, जिसने हमने अच्छाई का मार्ग छोड़ दिया, समाज कल्याण का मार्ग छोड़ दिया, उस दिन पत्रकारिता नहीं है, कुछ भी हो सकती है। इसलिए सत्यान्वेषण बहुत जरूरी है। खबर को एडिट होना, खबर को प्रोसेस करना, और उसके आधार पर हमारी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता बनती है। ध्यान रखिए, वरना थोड़े दिनों में लोग कहते हैं बकवास करता है, इसको सुनने की जरूरत नहीं है, ये बकवासी आदमी है, कुछ भी देता रहता है। इसलिए हमें प्रामाणिक हमारा भी सवाल है। जी भाई साहब। हाँ जी हाँ, ये इसी के साथ, हाँ हाँ इसी के साथ लगे आप एक मिनट अध्यक्ष जी, बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है, और जो हम लोग की मंशा थी वही बात आ रही। सूचना और समाचार पर तो हम लोगों ने बात कर ली। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक चीज और यहाँ 3 शब्दों की बात करूंगा: सूचना, संवेदना और सौंदर्य। सूचना, संवेदना और सौंदर्य, इन 3 शब्दों को बहुत संक्षेप में थोड़ा सा स्पष्ट कर आपने दीजिएगा। सौंदर्य बोला, आखिरी शब्द सौंदर्य बोला। जी, सौंदर्य, सौंदर्य, हाँ ठीक है। देखिए, कोई भी जो काम होता है, आप ये समझिए, कोई व्यवसाय जो कम्युनिकेशन का व्यवसाय है, वह संवेदना के बिना हो नहीं सकता। जैसे हम कविता के बारे में हमें अनेक बार हमने पढ़ा है साहित्य में कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये क्या है कि संवेदना के बिना आप कविता नहीं कर सकते। जब आप कविता नहीं कर सकते तो पत्रकारिता कैसे कर सकते हैं? आप कहानी कैसे लिख सकते हो, उपन्यास कैसे? जब समाज के प्रति आपकी संवेदना ही नहीं है तो आप पत्रकारिता कर नहीं सकते, क्योंकि शब्दों की दुनिया है। शब्दों की दुनिया में संवेदना के बिना काम नहीं चलता। शब्द आपका साथ नहीं देंगे, शब्द आपका साथ नहीं निभाएंगे, भाषा आपका साथ छोड़ देगी अगर आपके अंदर संवेदना नहीं होगी। तो अपने समाज के प्रति संवेदना होना, अपने समाज के प्रति ममत्व होना, अपने समाज को, अपने लोगों को न्याय दिलाने की भावना। और इसलिए तो पत्रकारिता की, वरना कुछ भी कर लेते भाई, दूसरे तमाम काम है जिनमें हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे। हम इस काम में आए इसलिए कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर समाज के प्रति संवेदना थी, इसलिए इस काम में आए। समाज की संवेदना ही हमको पत्रकारिता से जोड़ती है। समाज की संवेदना के नाते, समाज की पीड़ा के नाते, समाज के आर्तनाद के नाते, समाज के दुख दर्द किसी एक व्यक्ति के विषय आंसू पोंछने का भाव था, इसलिए हम पत्रकारिता में आए। और हम करते भी हैं, ऐसा नहीं करते नहीं है, अनजाने में हम तमाम लोगों का हित करते हुए चलते हैं। और इस नाते हमें संवेदनशीलता हमारी पत्रकारिता की पहली शर्त है, हमारे लेखन की, हमारी पत्रकारिता की, हमारे साहित्य की। तुलसीदास जी कहते हैं, कीरत भनित भूलि बल सोई, सुरसर सम सब कर हित हुई। हमें गंगा की तरह सबका कल्याण करते चलना साहित्य की भावना है, ये साहित्य का भाव है। पत्रकारिता भी साहित्य का हिस्सा है, क्योंकि हम इसे भी लिखते हैं, हम इसे भी बोलते या कहते हैं। और इस नाते हम उस संवेदना से मुक्त नहीं हो सकते, जिसके नाते हम अपने आप को मनुष्य बनाते हैं, या एक प्रवक्ता समाज का कहते हैं। हम समाज के प्रवक्ता हैं, जैसे दलों के प्रवक्ता होते हैं, वैसे हम पत्रकार समाज का प्रवक्ता है, पत्रकार संविधान का प्रवक्ता है, पत्रकार न्याय का प्रवक्ता है, पत्रकार सामाजिक न्याय का प्रवक्ता है। पत्रकार का काम क्या है? पत्रकार का काम ही न्यायपूर्ण समाज रचना बनाने में सहयोग करना, एक लोक कल्याणकारी समाज बनाने में सहयोग करना। पत्रकारिता और लोकतंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जहां लोकतंत्र है वही पत्रकारिता संभव है। सोनू कुमार जी दिख रहे हैं, जहां लोकतंत्र नहीं वहां पत्रकारिता हो नहीं सकती। और इस नाते लोकतंत्र और पत्रकारिता जुड़े हुए हैं। जब लोकतंत्र और पत्रकारिता आपस में जुड़ गए तो लोकतंत्र और न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सब प्रकार का न्याय उसके साथ जुड़ता है। और न्याय आप तभी सब किसी को दिला सकते हैं जब आपके अंदर संवेदना हो। अकबर इलाहाबादी बहुत मशहूर उन्होंने शेर लिखा है, वो कहते हैं दर्द को दिल में जगह दो अकबर। आनंद भाई, वो कहते हैं दर्द को दिल में जगह दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती। अकबर इलाहाबादी ने कहा दर्द को दिल में जगह दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती। कि तुम्हारे पास अच्छी भाषा है, तुमने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर ली, आईएमसी या माखनलाल चतुर्वेदी से, पर तुम पत्रकार हो जाओगे, तुम एक लेखक हो जाओगे, तुम एक कहानीकार हो जाओगे, इस गलतफहमी मत रखना। अच्छी भाषा से पत्रकारिता नहीं होती, अच्छी भाषा से साहित्य नहीं रचा जाता, संवेदना से साहित्य रचा जाता है। इसलिए इलाहाबादी हमको कहते हैं दर्द को दिल में जगह। अगर हमारे दिल में दर्द नहीं है तो हम यहाँ क्या करने आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? हम बहुत सारे दूसरे व्यवसाय हैं जो हम कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री इतनी बड़ी, वहां जा सकते हैं। अगर हम सीधे पत्रकारिता का रास्ता चुना है, किसी दूसरे उपांग में शामिल नहीं हुए, कम्युनिकेशन में सीधे पत्रकारिता कर रहे हैं, तो संवेदना से होती है। जहां तक सौंदर्य की बात है, सौंदर्य के बारे में तो जो रंग कर्म से जुड़े लोग वही बताएंगे। किसी चीज को अगर खूबसूरती से पेश न किया जाए, अच्छा बना के पेश ना किया जाए, तो पठनीयता घटती है। ये ध्यान रखिए। वो चाहे लेआउट का विचार हो, चाहे खबर को परोसने का विचार हो, चाहे भाषा के सौंदर्य का विचार हो, अगर अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से उसकी प्रस्तुति नहीं होगी, प्रेजेंटेशन पर बहुत जोर देने की जरूरत है। इसलिए प्रस्तुति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने अच्छे से अच्छे विचारों को कितनी अच्छी पैकेजिंग में प्रस्तुत करें। अच्छी पैकेजिंग के नाते जो है कोई भी चीज पढ़ ली जाती है, कोई चीज सुन ली जाती है, कोई चीज देर तक स्मरण में रहती है। इसलिए बहुत थोथा ज्ञान देने की जरूरत भी नहीं है, उसे सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आज की पत्रकारिता में ये काम हो भी रहा है। बहुत अच्छे तरीके से लोग छोटे छोटे वीडियोस में जिस प्रकार का लोग सौंदर्य बोध देख रहे हैं। आज अखबारों के लेआउट को आप देखिए, आज 90 के पहले का अखबार देखिए, आज के अखबार देखिए, कितना कंटेंट पे काम हो रहा है, कितना लेआउट पे काम हो रहा है, कितना इन डेप्थ स्टडी करके एक एक खबरें लिखी जा रही हैं, कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है खबरों के अंदर, बहुत वैल्यू एडिशन हो रहा है। चीजों के अंदर बहुत सारे इनपुट शामिल किए जा रहे हैं और उसके नाते कंप्लीट खबर हमारे सामने आती है और वो पत्रकार का दिल जीतती है। जी जी, राष्ट्रीय कुछ कहते रुक। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। प्रोफेसर साहब से हमारा सवाल है, जब प्रिंट मीडिया अस्तित्व में था, यानी उसका एक दौर था, प्रिंट मीडिया के बाद टेलीविजन का दौर आया और आज डिजिटल मीडिया का दौर आया, जो सबसे बेसिक मुझे लग रहा है वो ये है कि जो खबरों को आपने भी बताया भी संवाद के जरिए कि त्वरित प्रस्तुतिकरण का जो जरिया है वो डिजिटल मीडिया के तौर पर अभी हम लोगों के सामने है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी सावधानी है, मुझे लगता है कि वो यहाँ हमारे सुनने वाले लोगों को बताना होगा, देखने वालों को, कि सबसे बड़ी जो सावधानी है हमें वो क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि तीनों की चुनौतियां अपनी अपनी है। प्रिंट के पास पूरा समय होता है, जैसा मुझे लगता है, आप अभी इसे मानते होंगे। टेलीविजन के पास भी कमोबेश थोड़ा समय उससे कम जरूर है, लेकिन उसके पास भी समय होता है। लेकिन डिजिटल में जो हड़बड़ी होती है कंटेंट परोसने की, तो क्या सबसे बड़ी सावधानी कंटेंट में, जैसा आपने बताया कि उसको सावधानी पूर्वक दिखाना या लिखना, या इसके अलावा कोई और सावधानी है जो बरतनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं विश्वसनीयता और प्रामाणिकता, ये पत्रकारिता का प्राण है। जिस चीज से आपकी क्रेडिबिलिटी का खतरा है, जिस चीज से आपकी प्रामाणिकता नष्ट हो सकती है, जिसके नाते आपको माफी मांगनी पड़ सकती है, जिसके नाते आपको अदालतों में खड़ा होना पड़ सकता है, वो काम क्यों करना? मेरा कहना, खबर 2 घंटे लेट जाएगी या खबर आज ना भी जाएगी, उससे कोई आसमान टूट नहीं पड़ेगा। कई बार स्पर्धा के नाते हम ऐसी चीजें करते हैं, और खासकर हमें जो फॉरवर्डेड संदेश हैं उनको खबर मान करके, वो पत्रकार ने फॉरवर्ड नहीं किए। भाई आप सोर्स देखिए, सोर्स क्या है। और आजकल सोर्स कंफर्म करने के 50 तरीके हैं, इसलिए विदा कंफर्मेशन के कतई कोई खबर नहीं जानी चाहिए। माध्यम कोई भी हो, डिजिटल माध्यम होने के नाते, हड़बड़ी में काम करने के नाते आप पत्रकारिता की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते। आप उतने ही जिम्मेदार हैं जितना जिसके पास समय है अखबार वाला, आप उतने जिम्मेदार हैं जितना जिसके पास समय है टेलीविजन वाला। आपको जल्दी देना है, आपको जल्दी ब्रेक करना है, इसके नाते आप अपराध करेंगे, इसके नाते आप गलतियां करेंगे, इसके नाते आप फेक न्यूज फैलाने का अधिकार आपको मिल गया। ये किसने कह दिया आपको? तो जब तक खबर कंफर्म नहीं होती है, किसी सूरत में खबर जानी नहीं चाहिए।
जो खबर आपको बदलनी पड़े, जिस खबर को आपको गिराना पड़े, उस खबर के चक्कर में पड़ना, क्योंकि जब आप खबर को गिराते हैं, अपने चैनल को भी आप गिराते हैं, अपने पोर्टल को भी आप गिराते हैं, अपने चरित्र को भी आप गिराते हैं, अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी के साथ भी आप खेलते हैं। तो मुझे लगता है हमारे लिए सबसे पहली चीज हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी विश्वसनीयता है कि हमारे पोर्टल पे ये चीज है, गलत नहीं हो सकती, लेट हो सकती है, गलत नहीं हो सकती। इस आग्रह के साथ ही हमको पत्रकारिता करनी चाहिए कि हम लेट जरूर हो सकते हैं, पर कभी फेक नहीं हो सकते। हम लेट हो सकते हैं, हेट नहीं हो सकते। हम जैसे भी हैं, हम कभी खबरों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, खासकर तथ्यों के साथ। आज के तथ्य गढ़े जा रहे हैं, आज के सत्य भी गढ़े जा रहे हैं, सबके अपने अपने सत्य हैं, किसी का सच कुछ है, किसी का सच कुछ है, पर मेरा मानना है कि सत्य तो एक ही होता है, सत्य एक ही होता है। सत्य के बहुत चेहरे होते नहीं, अपने अपने विचारों के आधार पर, अपनी अपनी पार्टी लाइन के आधार पर सच नहीं गढ़े जा सकते। सत्य तो एक ही होगा, या तो सच है या तो गलत है, या तो झूठ है या तो सही है, आधा सच नहीं होता। तो कई बार हम आधा सच बताते हैं, चयनित सच बताते हैं, जिसको हम सेलेक्टिव दृष्टिकोण कहते हैं। चयनित दृष्टिकोण रख करके ये है तो ठीक है, ये है तो हम दबा देंगे, इतना दबा दे, इतना दिखा दें। ये जो सेलेक्टिविटी है वो जर्नलिज्म में काफी आई है, उसके नाते जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी भी भंग हुई है। क्योंकि देखिए इतने सारे फोरम हो गए हैं, कहीं ना कहीं से सच पाठक तक पहुंच जाता है। जब उस तक सच पहुंच जाता है तो उसको झटका लगता है, उसका भरोसा उठता है, और मुझे लगता है भरोसा उठ गया तो फिर काय की पत्रकारिता। जी इससे जुड़ा प्रोफेसर एक सवाल जरा सा, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ और है, क्योंकि ये पत्रकारिता के हमारे लोगों का बौद्धिक जो है वर्धन है, संवर्धन है। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है, जब हम कोई खबर लिखते हैं तो उसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि प्रिंट में तो बहुत पहले से ये चीजें चली आ रही है, टेलीविजन में भी इवन हम लिखते हैं कि जिस पर ये आरोप लगा है उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, लेकिन खासतौर पे देख रहे हैं कि डिजिटल पत्रकारिता में इस पर ध्यान देना बिल्कुल से बंद हो गया है। कितना सही है या कितना गलत मानते हैं आप इसे? देखिए मेरा मानना, क्राइम में तो हमारी सारी रिपोर्टिंग आजकल पुलिस बेस्ड हो गई है, थानेदार जो बता देगा वही हमारी खबर है। हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं करते कि ये मुकदमा सच है, गलत है, ये घटना हुई है, नहीं हुई है। जो हमें मुंशी जी ने बता दिया थाने से, वही हमारे लिए खबर है। थाने में खबर दर्ज हो जाना, थाने में मुकदमा दर्ज हो जाना, ये तो खबर नहीं होती। क्योंकि घटना स्थल पर जाने का हमारा अभ्यास छूट गया है, और हम घटनाओं का वेरिफिकेशन भी नहीं करते। पुलिस के पक्ष को हम मान लेते हैं यही सत्य का पक्ष है। तो ये भी एक थोड़ी सी गड़बड़ हमारे अंदर आई है। दूसरी जहां तक बात है, हमें सावधानी भी हमें रखनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि खबरों को प्रकाशित करते समय, खबरों को जब हम अपलोड करते हैं, उस समय हमें इन सब चीजों को देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई खबरें प्लांट भी की जाती हैं, और आजकल खबरें बहुत प्लांट की जा रही हैं। अच्छा नहीं, प्रिंट में नहीं होता था, प्रिंट के टाइम में भी खूब होता था। ये प्लांट करने का शब्द अभी थोड़ी आया है, पहले से है। उस समय खबरें प्लांट होती थी, आज भी खबरें प्लांट की जाती हैं, आज भी खबरें गढ़ी जाती हैं, आज भी तथ्य तोड़े मरोड़े जाते हैं, आज भी सत्य को अपने अनुसार परिभाषित किया जाता है। ये खतरे हैं, बने रहेंगे। देखिए मनुष्य है तो मनुष्य तमाम चीजों से प्रभावित होता है, और इस नाते इसको रोकना एक बहुत बड़े नैतिक बल व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम जानबूझ के अपराध करते हैं, जानबूझ के आंखें मूंद लेते हैं। कई बार हमें पता होता है कि गलत है, और हमसे हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं चलो ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ना है। पर फर्क पड़ता है, मुझे लगता है फर्क पड़ता है, और हमें बहुत सावधान रह करके काम करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो एक विश्वास है समाज की सेवा, वो हमारा प्रथम होना चाहिए। क्योंकि मैं मीडिया शिक्षक भी हूँ, इस नाते बहुत मैं प्रोफेशनल बात नहीं कर सकता। मैं तो एक आदर्श का पक्ष ही आपके सामने रखूंगा। हो सकता है उतना व्यवहारिक ना हो, हालांकि महात्मा गांधी कहते हैं कि आदमी को व्यवहारिक आदर्शवाद की तरफ चलना चाहिए। ऐसा आदर्श अपना हो कि व्यवहारिक रहो, तो वो भी एक चीज ठीक है कि हम व्यवहारिक आदर्शवाद का ध्यान दें। किंतु आदर्शवाद तो लगा ही है, व्यवहार जरूर लगा है, पर आदर्शवाद भी लगा है, यानी हम सच्चाई का साथ भी ना छोड़े। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ कुछ पत्रकारिता के छात्र भी जुड़े हैं, और उसके साथ साथ हमारे कुछ दर्शक भी जुड़े हैं, जो हमारे सदस्य तो नहीं हैं लेकिन बड़े सुधी लोग हैं। इन्हीं में से चर्चा करना चाहूंगा। एक मनोहर लाल जी हैं वाराणसी से, वो लिखते हैं, सादर प्रणाम सर, वेब आधारित माध्यम में अश्लीलता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए? दरअसल इनका, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये यूट्यूब की ओर इशारा कर रहे हैं, या और जो दूसरे माध्यम है। वेब पत्रकारिता में अश्लीलता तो शायद नहीं देखने को मिलती। बहरहाल इनको इनका समन किया जाए। मनोहर लाल जी तो बड़े विद्वान अध्यापक हैं, मुझे लगता है वो काशी विद्यापीठ में पढ़ाते हैं, वही मनोहर लाल जी होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है, बनारस के हैं। तो उनसे मिला भी हूँ। नहीं, मेरा ये मानना है कि देखिए ये सारी समस्या है लालच की, मनुष्य के लालच से समस्या है। आप चाहते हैं बिना परिश्रम के आपका चैनल हिट हो जाए, बिना परिश्रम के आपकी व्यूअरशिप मिल जाए,
बिना परिश्रम के आप लोकप्रिय हो जाएं, इसलिए आप इस तरह के टोटके करते हैं। अश्लीलता भी उसमें एक है। जिस जमाने में प्रिंट का समय था, उस समय भी सेक्स सर्वे हिंदुस्तान की टॉप मैगजीन्स निकालती थी, आनंद भाई, पता है आपको? सेक्स सर्वे, और सेक्स सर्वे में क्या रहता था, आप मतलब बताइए, मत चर्चा कराइए यहाँ पर। सेक्स सर्वे मतलब देश की सबसे बड़ी पत्रिका जब सर्कुलेशन गिरता था, हर छठे चौथे महीने सेक्स सर्वे निकालती थी, ये मन मांगे मोर। तो ये जो चीजें हैं, ये कोई आज की नहीं है, ये हमारी लालचों से पैदा हुई चीजें हैं। मनुष्य की लालच को नहीं रोका जा सकता, ये ध्यान रखिए आप। इस तरह की बैड प्रैक्टिसेस होंगी, होती रहेंगी। बहुत ही आत्मबल से बना हुआ समाज, बहुत ही नैतिकता से भरा हुआ समाज, उसमें हम इस तरह की अपेक्षाएं कर सकते हैं। इसका एक ही चारा है कि इसमें सरकार हस्तक्षेप करे, सरकार हस्तक्षेप करे। भारत को अश्लील सामग्री मुक्त समाज बनाना है, इसके लिए कानून आना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों ने कानून लागू किया है कि अश्लील सामग्री नहीं चलेगी। आज रील्स आप खोलेंगे, दूसरी रील आ जाएगी। जिस प्रकार की गलीज घटिया रील्स दिखती हैं, आपका कोई दोष नहीं है। आप अचानक सर्च कर रहे हैं, अचानक अश्लील रील आपके सामने चलनी शुरू हो जाएगी, आप क्या करेंगे? और दुनिया के जो तमाम देश कर सकते हैं, वो हम भी कर सकते हैं। हमें इस देश को, अगर अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो हमें समाज को अश्लील सामग्री मुक्त समाज बनाना पड़ेगा। ये इस तरह की गोष्ठियों संभव नहीं। इसके लिए बहुत बड़ा जनदबाव, बहुत बड़ा नैतिक बल और सरकारों के पास संकल्प शक्ति बहुत जरूरी है। वो कर पाएंगे, मुझे इसमें संदेह है, पर ये होना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे पीढ़ियों के साथ जो होने वाला है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जब तक प्रिंट और डिबोनियर का समय था, जब तक इस महीने में 4 महीने बाद सेक्स सर्वे आने वाला समय था, हम तकिए नीचे अपनी किताब छुपा दिया करते थे, तकिए के नीचे पत्रिका छुपा दिया करते थे, फिर भी बच्चों के हाथ पड़ जाती थी, तभी पड़ जाती थी। आज तो उनके हाथ में हमने खुद ही मोबाइल दे रखा है, एटम बम। तो बहुत ही खतरनाक समय है, बहुत ही अद्भुत समय है ये। इसमें हमें अपने संततियों को, अपने बच्चों को, अपने नई पीढ़ी को और बचाना है, तो हमें अश्लील सामग्री मुक्त समाज बने, इसके लिए सरकार पर प्रयास करना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए कि आप मीडिया कानून बनाए मत बनाए, सोशल मीडिया कानून बनाए न बनाए, पहले आप ये कानून बनाइए कि जो अश्लील सामग्री प्रसारित करेगा वो जेल में सड़ेगा, तो जेल में सड़ेगा। क्योंकि आप देखिए किस तरह की कहानियां बन रही है। सास ससुर का चलो ठीक है, बहू का, ससुर का, देवर का, भाभी का, मतलब क्या कर रहे हैं, क्या कहानियां चल रही। और आप जैसे संगठनों की जिम्मेदारी है कि आप इस विषय को उठाएं, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सामने रखें कि ये तरह का कानून आना चाहिए। सांसदों पर दबाव बनाए, निजी विधेयक लेकर के आए कि वो जो है अश्लील सामग्री मुक्त समाज बनाने के लिए निजी विधेयक लेकर के आए। किस तरह से हमारे रिश्ते कलंकित हो रहे हैं, किस तरह छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, और 3-3 साल, 4-4, 5-7 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार इस देश में हो रहा है। कोई सोच सकता था? अमित रंजन जी, कोई सोच नहीं सकता था। पर मोबाइल का करिश्मा है। हर शहर पर भैंसी घूम रहे, गांव मेड़ों पर भैंसी घूम रहे हैं। बच्ची हमारी सुरक्षित नहीं, क्योंकि हम इस तरह से हमने अश्लील सामग्री कारोबार को लीगलाइज कर दिया है वेब माध्यमों के माध्यम से। इस नाते हमें बहुत ही गंभीरतापूर्वक, बहुत अच्छा ये प्रश्न, इस विषय को उठा नहीं पाया, ये बहुत अच्छा विषय आ गया। वरिष्ठ पत्रकार से उदय माहुरकर भाई साहब जानते होंगे, आनंद जी, वो इस समय इस पे एक कैंपेन भी चला रहे हैं अनेक स्थानों पर जाकर के, और हम सबको इस कैंपेन में योगदान करना चाहिए कि भारत को, हमें अश्लील सामग्री मुक्त समाज बनाना है। उससे पत्रकारिता का भी कल्याण, कि जो अश्लील सामग्री दिखा करके अपना चैनल चला रहे हैं, कम से कम वो खबरों की तरफ लौटेंगे, न्याय की तरफ लौटेंगे, अच्छी पत्रकारिता की तरफ लौटेंगे। अश्लीलता से अगर दुकान चल रही है तो हम अच्छी बात क्यों करेंगे, आप बताइए ना। अगर सरल माध्यम से हमारा काम चल रहा है, अगर हमारा राखी सावंत से काम चलेगा, तो हम क्यों मां सरस्वती की आराधना करेंगे? उन्हीं की आराधना करते रहेंगे। जो 4-5 शादियां, 8 शादियां कर रहे हैं लोग, उन्हीं की बातें, कहानियां सुनाते रहेंगे। और जो रिश्तों को कलंकित किया जा रहा है, सबसे जो बुरी बात है, आप संबंध किसके दिखा रहे हो? आप संबंध दिखा रहे हो बहू का ससुर का, देवर का भाभी का। ये लक्ष्मण सीता का देश है। पिता तुल्य जो लोग हैं, उन्हें आप कलंकित कर रहे हो, रिश्तों को कलंकित कर रहे हो, परिवारों की शुचिता को भ्रष्ट कर रहे हो। भारत का परिवार नहीं बचेगा, हम कहां जाएंगे? दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते रहेंगे, पहले अपने परिवार बचाएंगे। अगर हमें अपना परिवार बचाना है, अपने संस्कार बचाने हैं, अपने घर बचाने हैं, अपनी पीढ़ियों को बचाना है, तो उस मोबाइल के माध्यम से फैल रही अब संस्कृति पर लगाम लगाने के लिए एक कानून आना चाहिए, कड़े से कड़ा कानून आना चाहिए। जो भी अश्लील सामग्री अपलोड करता है, रील बनाता है, उसको अंदर डालिए और उसकी
जिंदगी भर का घर में रहने का इंतजाम करिए, क्योंकि इस पर तो पकड़ना भी आसान है। सोशल मीडिया के माध्यम से फुटप्रिंट आपके पकड़ में आते हैं, किसने लोड किया है वो पकड़ में आता है। ये कोई छुपने वाली जगह नहीं है, ये लोग हैं जो पकड़े जा सकते हैं। जब आप बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल की कवरेज के माध्यम से, वो कहाँ पड़े हैं आप उठा लेते हैं उसको, ऐसे अपराधियों को पकड़ना, क्योंकि सामाजिक अपराधी हैं जो समाज को कलंकित कर रहे हैं, जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। और उनको, ये पत्रकारिता का विषय नहीं, ये समाज का विषय, ये ज्यादा बड़ा विषय, ये हमारी संवेदना का मूल विषय बनना चाहिए। ऐसा मैं आपके इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, आपको तो दिन भर सुना जाए, दिन रात लगातार सुना जाए तो भी मन नहीं भरता। हम आपसे यही आग्रह करेंगे संगठन की ओर से कि हम आपको फिर पुनः पुनः सुनना चाहेंगे, बार बार सुनना चाहेंगे, और उम्मीद है कि आप हमारे आग्रह को अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आप समय निकालेंगे, हमें समय देंगे। बहुत धन्यवाद। अब आप और आनंद जी जब भी आदेश करेंगे, मुझे खुद खुशी होती है, क्योंकि मैं तो शिक्षक हूँ, शिक्षक को 45 मिनट मिलने ही चाहिए कम से कम, तो आपने दिए उसके लिए भी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लीना जी से मैं आग्रह करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स करें। लीना जी। धन्यवाद अमित जी। नमस्ते भाभी, प्रणाम। नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते और धन्यवाद। बहुत ही सही कहा अमित जी ने, बहुत ये उनको प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी सर को सुनना तो सुनते ही रहना है। बहुत अलग अलग विषय पर उनके ज्ञान को हम सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत कुछ आज भी सीखने को मिला है। यूं तो एक विषय इस उन्मुखीकरण हम लोगों का जो WJAI का ये संवाद कार्यक्रम हुआ, एक विषय दिया गया था खबर और खबर नवीस, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं प्रोफेसर साहब ने की हैं, तो और इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, तो जितने भी लोग जुड़े हैं और जो बाद में ये YouTube पर हमारे वेबसाइट पे अपलोड होगा, तो बाद में भी उससे ज्ञान लोग लेते रहेंगे। तो इस पहले हमारे WJI के जो ये पहला संवाद कार्यक्रम है, इसमें अपना बहुमूल्य विचार देने के लिए हम सबसे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, जो हमारे भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना समय निकाला और यहाँ आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं WJI के, वो उनकी पहल होती है ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने की। इस तरह के कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है, उसके लिए उनका भी बहुत आभार। हमारे महासचिव जी अमित रंजन जी, उनका आभार। उन्होंने संचालन भी किया। विषय को रखना और उसे बढ़ाते रहना ये अपने आप में बहुत विशिष्ट बात होती है, तो उनका आभार। और हमारे जितने भी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ नहीं भी दिख रहे हैं, तो उन सभी का आभार। इसके अलावा जो अन्य लोग जो हमारे WJI के सदस्य नहीं भी हैं, वो भी आज कई लोग यहाँ जुड़े हैं। तो जो लोग हैं सब उपस्थित हुए हैं, निश्चित तौर पर आज के इस चर्चा से, संवाद कार्यक्रम से लाभान्वित भी हुए हैं और आगे भी लाभान्वित होते रहेंगे। तो जो भी सदस्य यहाँ जुड़े हैं, जो दिख रहे हैं, बालकृष्ण जी, सुधांशु सिन्हा, रविशंकर जी, आशीष, मधुपमणि, पिकू जी, निशांत राज, मंजेश जी, नालनी, सोनू, जर्नलिस्ट जो समता बाहर से जुड़े हैं, विपिन अकबर जी, मनोहर लाल जी, दीपक राज, आदर्श सिंह, शुभम, मिथिलेश मिश्रा जी, अनुप नारायण जी, सोनू कुमार, ये सभी सदस्य जो लोग यहाँ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, जैसा कि उन्होंने बताया, लीना WJI की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद लीना जी, आपका भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मनोहर लाल जी, इतने विद्वान व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, मैं आपको भी आभार करना चाहता हूँ। पत्रकारिता के छात्र मगध से जुड़े हुए हैं, हम आपका भी आभार करना चाहते हैं। और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, आगे बढ़ता जाएगा। मेरे दो अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, और उसके साथ साथ हमारे वेब जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अध्यक्ष मौजूद हैं।
दोनों अध्यक्ष महोदय का अनुशासन अगर पाऊं तो क्या आज के इस संवाद कार्यक्रम को बस यही विराम दिया जाए। बिल्कुल।